मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं द कैलकाटा कुरान पिटीशन की चर्चा के इस दूसरे सत्र में। कैलकाटा कुरान पिटीशन के फाइल होने से लेकर के उसके खारिज होने तक की घटनाओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, इस वीडियो के पहले भाग में मैं आपके साथ इस बात को साझा कर चुका हूं कि कुरान के जहरीले चरित्र को समझने के बाद कलकत्ता निवासी हिमांशु किशोर चक्रवर्ती ने 1984 20 जुलाई को गृह विभाग के सचिव को पत्र लिख करके कुरान को प्रतिबंध करने की मांग रखी थी। उनके किसी तरह का उत्तर तो बहुत दूर, उन्हें प्राप्ति सूचना भी नहीं दी गई। उन्होंने इसके लिए रिमाइंडर भी दिया, लेकिन ये सारे जिसे हम कहते हैं फेल ऑन द डेफ ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट वाली बात हो गई। संयोग ऐसा रहा कि चांदमल चोपड़ा और हिमांशु किशोर चक्रवर्ती की मुलाकात हो और हिमांशु किशोर चक्रवर्ती ही पृष्ठभूमि से कुरान के विषैले चरित्र को समझे हुए व्यक्ति होते हैं। इस नाते चांदमल चोपड़ा कहते हैं, ठीक है, आपने प्रयास किया ना, अब मैं भी प्रयास करके देख लेता हूं। और उन्होंने भी गृह विभाग पश्चिम बंगाल को लगभग एक साल बाद 1985 मार्च 16 को एक पत्र लिखते हैं और उन्हीं ग्राउंड्स को आधार बनाते हैं जिन्हें हिमांशु किशोर चक्रवर्ती ने ग्राउंड बनाया था, और अपनी मांग रखते हैं कि कुरान को प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक विश्वभ्रमण करने वाली किताब है और इसको पढ़ने वाला, अगर इसके मानने वाले ना हो तो वो डर जाते हैं, और मानने वाले इसको पढ़ने के बाद मानव से तत्क्षण ये इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। 16 मार्च 1985 को अपने पत्र को इन्होंने नोटिस डिमांडिंग जस्टिस कहते हुए सप्ताह भर का वक्त मांगा कि राज्य सरकार इन्हें सूचित करे कि इनके इस पत्र पर क्या कार्रवाई की गई। लेकिन ढाक के 3 पात हुए और चांदमल चोपड़ा को किसी भी तरह का उत्तर नहीं मिला। तब इन्होंने निर्णय किया कि हम एक ऐसे दरवाजे पे नॉक करें जहां निर्णय चाहे जो भी हो, कम से कम इस बात की ओर लोगों का ध्यान जाएगा। और अपने इस निर्णय को इस नाते सफल माना चांदमल चोपड़ा ने, क्योंकि जिस तरह की चर्चा होनी थी उस तरह की चर्चा हुई, और उन्होंने मार्च 29 1950 को कलकत्ता हाई कोर्ट में अपने को पिटिशनर शीतल सिंह के साथ ये जो फेट पिटिशन है उसे पद्मा खस्तगीर न्यायाधीश की अदालत में दाखिल किया। अब यहाँ से मामला एक पूरी तरह से अदालती प्रक्रिया और उसके जो सोशियो पॉलिटिकल रिपरकशंस होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ तक बात जाती है। हम कुरान के विषय में अभी कर लेंगे, क्योंकि हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि कुरान जो है वो विषैले और जहरीले वातावरण को फैलाने वाला एक कीटाणुओं का सैलाब है, जिनमें कीटाणुओं को आयत का नाम दिया गया है। उन आयतों को मानने, पढ़ने और प्रैक्टिस करने वाले लोग समय पा करके स्लीपर सेल की तरह सोए रहते हैं, और जैसे ही उन्हें किसी भी तरह का ऊर्जा का संचार मिलता है वे एक्टिव हो जाते हैं और फिर आतंक, बर्बरता, क्रूरता की कहानी लिख करके मानवता को तार तार कर देते हैं। इसलिए हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पिटीशन के इर्द गिर्द अपनी चर्चा को रखते हैं, क्योंकि वीडियो की इन सत्रों का उद्देश्य है कैलकाटा कुरान पिटीशन। 29 मार्च 1985 को पिटीशन दाखिल होता है। 1 अप्रैल को पद्मा खस्तगीर इसको एडमिट करते हुए 8 अप्रैल को पहली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर देती हैं। अदालतों की प्रक्रिया से हम सभी वाकिफ हैं कि जिस दिन इसे सूचीबद्ध किया जाता है उसी दिन सुन लिया जाए, ऐसा संयोग बहुत कम होता है। फिर भी 12 अप्रैल को यह पहली सुनवाई होती है और पद्मा खस्तगीर सरकार को, राज्य सरकार को कहती है कि आप एफिडेविट इन अपोजिशन फाइल करें, और चांदमल चोपड़ा और शीतल सिंह को एफिडेविट इन रिप्लाई के लिए कहती हैं। और दोनों के लिए एक वक्त दिया जाता है कि सरकार 3 मई तक अपना एफिडेविट इन अपोजिशन दे दे, और चांदमल चोपड़ा और शीतल सिंह एफिडेविट इन रिप्लाई को मई 17 तक करे, और कोर्ट जो है मई 27 तक के लिए एडजॉर्न किया जाता है, यानी कि मई 27 को हम अगली सुनवाई करेंगे। अब तक
यह अदालत के अंदर की बात थी, लेकिन बार एसोसिएशन के लोगों को इसकी सूचना मिल गई और जैसे ही यह अदालत के कैंपस से बाहर यह बात निकली तो इसके सोशियो पॉलिटिकल रिपरकशंस दिखने शुरू हो गए। और इसका सबसे पहला असर पड़ा 3 मई को, जब राज्य सरकार अपनी एफिडेविट इन अपोजिशन दाखिल करती, उससे एक दिन पहले पद्मा खस्तगीर निसंदेह रूप से बहुत जबरदस्त न्यायालय राजनीतिक सर्कल्स के दबाव में उन्होंने इस पिटीशन को अपने कोर्ट से विमुक्त यानी रिलीज कर दिया। और उसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी। चांदमल चोपड़ा अभी मई 17 तक अपने एफिडेविट इन रिप्लाई की तैयारी में थे और अभी तक उनके हाथ में जो कॉपी मिली थी राज्य सरकार वाली, उसको अध्ययन भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि तब तक में पद्मा खस्तगीर ने अपने अदालत से इसको विमुक्त कर दिया। और वो अपनी तैयारी में लगे थे कि मैं किस तरह से क्या रिप्लाई दूंगा। और जब उन्हें यह सूचना मिली कि पद्मा खस्तगीर की अदालत में इसकी सुनवाई होनी ही नहीं है, तो उनकी तैयारी कहीं ना कहीं बीच में लटकी सी रह गई थी। इसी बीच में चीफ जस्टिस सतीश प्रकाश ने इस मामले को बिमल चंद्र बसाक के कोर्ट में शिफ्ट कर दिया। बिमल चंद्र बसाक ने जो 27 मई को सुनवाई होने वाली थी, उससे पहले ही 13 मई को अचानक से कोर्ट आहूत कर दिया। और उसमें चांदमल चोपड़ा, जो अभी अधूरी तैयारी के साथ थे, उन्हें बुला करके और अटॉर्नी जनरल्स ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के सामने खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के पहले सबसे पहले ने यह किया कि पद्मा खस्तगीर की अदालत से जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसे रिकॉल कर दिया, यानी खारिज। यानी अब वो मामला एकदम नई तरीके से सुने जाने योग्य था। और चांदमल चोपड़ा को कहा कि अब आप इसे एक फ्रेश एप्लीकेशन के रूप में दीजिए और इसे रिट एप्लीकेशन नहीं बल्कि आप इसे कोर्ट एप्लीकेशन के रूप में दाखिल कीजिए। अब आप अदालत के सामने खड़े हैं और जज जो कह रहा है मानने की आपकी बाध्यता है, क्योंकि इसके पहले चांदमल चोपड़ा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत फाइल किया था, जो एक रिट की डिमांड करता था जो पूरे भारत में एप्लीकेबल होता। और देखिए, ये सब कानूनी भाषा की पेचीदगियां हैं जिसे अंग्रेजों के से हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। रिट एप्लीकेशन होने से इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत में होता और कोर्ट एप्लीकेशन होने से इसका जुरिस्डिक्शन एकदम वो एक सीमित क्षेत्र तक रह जाता। लेकिन अब आप कोर्ट में हैं, जज की बात है और आपको बात मानने की बाध्यता है। तो चांदमल चोपड़ा एक तो अधूरी तैयारी में थे, क्योंकि अभी वो एफिडेविट इन रिप्लाई भी तैयार नहीं कर पाए थे। अभी अचानक से फ्रेश एप्लीकेशन और फिर इन सबों का बराज ऑफ क्वेश्चंस के सामने खड़े हो गए। तो चलिए, जो भी हो, बात सामने आई गई सी हो गई। इसके बाद बिमल चंद्र बसाक ने और किसी भी तरह से बात को आगे बढ़ाना ना उचित समझ करके वहीं का वहीं इस केस को डिसमिस कर दिया और कहा कि आप इसके लिए इल प्रिपेयर्ड हैं और आप जो कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसको पालन करने में आप असमर्थ हैं, इसलिए आपके केस को डिसमिस किया जाता है और मैं अपने जजमेंट को 17 मई तक के लिए रिजर्व करता हूं। कहा तो पद्मा खस्तगीर ने समय दिया था कि 3 मई तक राज्य सरकार अपना एफिडेविट इन अपोजिशन दे और चांदमल चोपड़ा एफिडेविट इन रिप्लाई दें 17 मई तक, और फिर 27 मई को सुनवाई होगी। और कहा तो 13 मई को ही सारे मामले को रफा दफा कर दिया गया और 17 मई को बिमल चंद्र बसाक का जजमेंट भी इसमें आ गया डिटेल में। यहां तक की बात थी अदालत तक की। इस बीच में इस केस की जबरदस्त चर्चा समाज में थी। सोशियो पॉलिटिकल रिपरकशंस इतनी तेजी से फैल रहे थे और सबके मन में एक ही प्रश्न था कि भाई आज़ाद भारत। देखिए, मैं पहले तो आज़ाद भारत नामक शब्द मुझे बड़ी चुभने वाली लगती है, क्योंकि हम कभी गुलाम नहीं थे। मैं इस मान्यता का मानने वाला हूँ, क्योंकि जब कोई सभ्यता, कोई राष्ट्र संघर्ष करता है, उसके ऊपर कोई विदेशी शक्ति राज्य करती है, राज करती है, और उससे अगर वो संघर्षरत रहता है तो गुलाम नहीं होता, बल्कि उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्षरत रहता है। फिर भी अगर हम इसको फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मान लें कि लोग कह रहे थे कि आज़ाद भारत में कभी भी किसी ने कुरान पर बैन लगाने की मांग नहीं की। ये अनोखी मांग और ये बहुत ही दुस्साहसपूर्ण मांग को कैसे कर दिया इन लोगों ने। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब ये बात वहाँ पर अदालत में पहुँच चुकी थी
तो बार एसोसिएशन के वे लोग जो मुस्लिम संप्रदाय से आते थे, उन लोगों ने पद्मा खस्तगीर के खिलाफ एक कंडेमेशन प्रस्ताव के लिए मीटिंग किया और यहाँ से मामले को समझिए तो सोशियो पॉलिटिकल क्षेत्र में धकेल दिया। और इसका परिणाम ये निकला कि सोशियो पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत तेजी से फैलने लगा। अब बात आ जाती है अखबारों की भूमिका की। द टेलीग्राफ और द स्टेट्समैन जो कलकत्ता के प्रमुख अखबार हुआ करते थे उन दिनों, इन्होंने इस मामले के पीछे अपने रिपोर्टर्स को लगा दिया। ये लोग कौन है, चांदमल चोपड़ा कौन है, शीतल सिंह कौन है, हिमांशु किशोर चक्रवर्ती जो इन सब चीज़ों के मूल में थे, उन सबों के बारे में आर्टिकल छपने लगा, पद्मा खस्तगीर के बयान लिए जाने लगे और तमाम तरह की चर्चा के बीच में जो सो कॉल्ड सेक्युलर और लेफ्ट ब्रिगेड है, उन लोगों ने राज्य सरकार वेस्ट बंगाल को और यूनियन में उस समय ज्योति बसु की सरकार थी। यहाँ पर एक बात बताना बड़े ही लाजमी होगी और बड़ी ही समीचीन बात होगी कि देखिए, आज राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है और माहौल भी बहुत हद तक अनुकूल है, लेकिन 1985 में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं थी जो राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों के पीछे एक ढाल बनकर खड़ी रहे। और तो और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट और केंद्र में कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी के नेतृत्व में। ऐसे में भी चांदमल चोपड़ा, हिमांशु किशोर चक्रवर्ती और शीतल सिंह जैसे लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। तो आप इसी से अनुमान लगाते हैं कि क्रांतिकारी लोग किस चरित्र के बने होते हैं। अब बात आगे आती है कि किस तरह का पॉलिटिकल रिपरकशन शुरू हो गया। अब बिमल चंद्र बसाक को तो कहा ही गया था कि तुम इस बात को यथाशीघ्र खारिज कर दो जिससे कि ये बवाल और आगे बढ़ ना सके। और इस बीच में लॉ मिनिस्टर केंद्र सरकार अशोक सेन ने कहा कि देखिए, लोगों को आश्वासन दिया कि हम इसमें एकदम बहुत ही सशक्त इंटरवेंशन करेंगे और फिर वो शुरू भी हो गई, सारी वो कानूनी कवायद शुरू हुई। पार्लियामेंट में राज्य कानून मंत्री, राज्य मंत्री के प्रभार वाले HR भारद्वाज ने सांसदों का रिप्लाई देना शुरू कर दिया। लोकसभा के स्पीकर बलराम जाखड़ ने कहा कि देखिए, हमारा देश ऐसे ही समस्याओं से ग्रसित है, बहुत तरह के ट्रबल से, वी डोंट वांट वन मोर ट्रबल टू डिस्टर्ब अस। और इस तरह करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, सरकार इसके लिए आपको आश्वस्त करती है। ज्योति बसु को भी कई प्रश्नों का सामना करना पड़ा। ज्योति बसु से लोगों ने कहा कि आपके राज्य में ये किस तरह की बातें हो रही हैं, आप क्यों होने दे रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आई सी दिस पिटिशन एज ए डेस्पिकेबल एक्ट। और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के एक MLA थे अनिल मुखर्जी, उन्होंने असेंबली में तमाम तरह के प्रश्न शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि आखिर कलकत्ता हाई कोर्ट की उस जज ने इस मामले को इंटरटेन ही क्यों किया। और इस तरह से बातें आगे जाने लगी। बात अगर इन्हीं दो जगहों तक सीमित होती कि लोकसभा और पश्चिम बंगाल की विधानसभा, तब तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ये बात आगे निकल के चली जाती है। बांग्लादेश ढाका में प्रदर्शन होता है, वहाँ गोलियाँ चलती है। श्रीनगर में प्रदर्शन होता है, वहाँ भी तमाम तरह के उपद्रव होते हैं। झारखंड, जो वर्तमान झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ भी वहाँ की मुख्य सड़कों पर मुसलमान लोग तमाम रैलियाँ करके गाली गलौज और जो ये लोग पिटिशनर थे उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें, जो आप समझ सकते हैं कि कैसे मुसलमान लोग बात करते हैं इस संदर्भ में। बात यहाँ से निकल करके बांग्लादेश पहुँचती है, बांग्लादेश से पाकिस्तान में बात पहुँच जाती है। वहाँ उस समय जियाउल हक का शासन था और जियाउल हक ने भी इस मामले में इसका विरोध जाहिर किया और वहाँ के माइनॉरिटी और रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर मकबूल अहमद खान ने इसे कहा कि दिस इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। यहीं तक रुक जाते तो बात होती। उन्होंने कहा कि अगर तुम सेकुलरिज्म के नाम पर कुरान को बैन करते हो तो तुम्हें अपने यहाँ जो बाकी जितने भी धर्मावलंबी हैं उनकी पुस्तकों को भी बैन करो। यहाँ तक चले गए और यहीं तक रुके नहीं, उन लोगों ने आगे बढ़ करके तमाम मुस्लिम जो उग्रवादी उग्रपंथों के जो नेता लोग थे उन्हें कहा कि तुम विश्व स्तर पर मुसलमानों को एकत्रित करो और भारत के खिलाफ यदि वह कुरान को प्रतिबंधित करता है तो हम संगठित हो जाएं। तो ये चीज़ें स्वाभाविक थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वे इन बातों की जितनी चर्चा कर रहे थे उससे अधिक मात्रा में, उससे अधिक तीव्र विरोध इस पिटीशन का हमारे बीच में हमारे ही लोगों ने, यानी कांग्रेस के नेता, CPIM के नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, इन लोगों ने करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मुसलमान तो मुसलमानों का समर्थन बाद में करता है,
हमारे यहाँ ये सो कॉल्ड वामपंथी से मेरा मतलब है कि ये तो देशद्रोही कहे जाने लोग हैं, और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, सो कॉल्ड नहीं कहना चाहिए क्योंकि सेक्युलरिस्ट का मतलब ही होता है देशद्रोही, तो इन लोगों ने जिस तरह से इसका विरोध शुरू किया और न्यायालय को भी इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप इसको इंटरटेन ना करें, तो आप समझ सकते हैं कि इस पिटीशन की सबसे बड़ी सफलता तो यही थी कि इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि ऐसे भी जो एफिडेविट इन अपोजिशन राज्य सरकार के द्वारा दाखिल किया गया था उसमें यह बात कही गई कि यह किताब आसमानी किताब है, अलौकिक किताब है, इसे हम बैन नहीं कर सकते। अब इन लोगों के, जिसे हम कहते हैं पियर्सिंग स्क्रू ड्राइवर इनटू द स्कल ऑफ दिस ब्लडी फूल्स, ये हो नहीं सकता, ये समझ नहीं पाते हैं ये कौन सी आसमानी किताब है। एक व्यक्ति था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एपिलेप्टिक बाउट्स में अपनी बातों को अपने चुनिंदे लोगों के माध्यम से लिखवाता जाता था, और उसी मैडनेस में वो सारी बातें कहता चला गया जिसे कुरान की आयतें कह करके उसने दुनिया के एक बहुत बड़े पॉपुलेशन पे थोप दिया, जो जाने अनजाने एक तरह से कह दे तो प्रिजनर ऑफ पॉइजन बन गए हैं। खैर जो भी हो, कुरान पिटीशन की बात यहाँ आकर के एक विराम पाती है, जहाँ हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की रंगशाला में लोग नाचने लगे, न्यायालय में कत्थक होने लगा और सड़कों पे विरोध होने लगा, लेकिन जजमेंट जो बिमल चंद्र बसाक ने दिया और उस जजमेंट के बाद जो एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया चांदमल चोपड़ा के द्वारा, जो जून 18 को दाखिल किया गया और 21 जून 1985 को उसे खारिज भी कर दिया गया, उनमें किन बातों को समावेशित किया गया था, हम इस वीडियो के निष्कर्ष वाले हिस्से में, निष्कर्ष वाले सत्र में इस चर्चा को जारी रखते हुए हम उसमें इसको कंक्लूड करेंगे। धन्यवाद मित्रों।